5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून में रैली को वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की भी यूपी में चुनावी रैलियां। अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी गोवा में लोगों के साथ करेंगी संवाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा रहेगी जारी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर आज संसद में बयान देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आम बजट 2022-23 पर दोनों सदनों में चर्चा सूचीबद्ध। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी के कारण अनलॉक की प्रक्रिया जारी। दिल्ली में आज से फिर खुल रहे हैं स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान। वहीं उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी आज से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला। केरल में भी आज से फिर खुल रहे हैं शिक्षण संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा, रूस किसी भी दिन यूक्रेन पर कर सकता है आक्रमण, लेकिन कूटनीति को बताया विकल्प। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने लोगों से रूसी आक्रमण के बारे में भविष्यवाणियों को अनदेखा करने का किया आग्रह। खेल की खबरों में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने जीता महाराष्ट्र ओपन के युगल वर्ग का खिताब। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को दी मात। बोपन्ना रामनाथन की जोड़ी का दूसरा एटीपी विश्व टूर खिताब। और क्रिकेट में टीम इंडिया को वनडे में मिली साल की पहली जीत। वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 6 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है और अब ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया, जिसके बाद से अब उन पर राजनीतिकरण करने के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक में इन दिनों हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक के कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं मिल रही है। इस साल अब तक कर्नाटक में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर इस सदी के सबसे महान शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट किया है और उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार का मोटो है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था कि हमारी सरकार किन मूल्यों के ऊपर चलती है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन मुद्दों के ऊपर दूर दूर तक आपका इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा तो यकीन मानिए कर्नाटक की उन बच्चियों को आप बाहर नहीं निकालते जो अपने सर के ऊपर हिजाब लगाकर 10 सेकंड अपने सर के ऊपर अपना चेहरा हिजाब से। मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारी ये जो राजस्थान की बहनें बैठती है वो भी उनके सर को ढकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई जुर्म कर रही है। मेरे हिसाब से हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे, इस देश की फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड और भाईचारे को जिंदा रखिए साहब। कर्नाटक में हिजाब विवाद कैसे शुरू हुआ, चलिए पूरी घटना आपको बताते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ। उस दिन उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद रेशम फारूक नाम की छात्रा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर की कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। 19 जनवरी को कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं और उनके माता पिता और अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। मुद्दे को सुलझाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन इस कमेटी का गठन इस हिसाब से किया गया है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कॉलेज के नियमों को छात्राओं को मानना होगा। प्रशासन ने माता पिता को बताया है कि छात्राएं परिसर में हिजाब पहनकर आ सकती हैं, लेकिन क्लास के अंदर उन्हें हिजाब उतारना होगा। वहीं छात्राओं के माता पिता का कहना है कि उनके बच्चों को हिजाब पहनकर आने का अधिकार है। ये पूरा मामला अब सियासी रूप ले चुका है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ये भारत की ताकत रही है कि हर कोई जो चाहता है उसे पहनने के लिए स्वतंत्र है। अगर हिजाब की अनुमति नहीं है तो सिख पगड़ी के बारे में क्या, हिंदू के माथे के तिलक के बारे में क्या, ईसाइयों के बारे में क्या, यह कॉलेज के लिए सही नहीं है। शशि थरूर ने लिखा है कि लड़कियों को कॉलेज जाने देना चाहिए, उन्हें पढ़ने दें, उसे अपना फैसला खुद लेने दें। कर्नाटक शिक्षा संस्थानों में हिजाब विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लग रहा है शशि थरूर पर।
मोहनदास पाई ने शशि थरूर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि कृपया राजनीतिकरण बंद कर दें। शशि थरूर सभी स्कूलों में एकता बनाने के लिए एक समान कोड है, इसे पहनना उस कोड का उल्लंघन करता है। अगर लोग कुछ और पहनना चाहते हैं तो उन्हें कोड बदलने के लिए सरकार से याचिका दायर करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मोहनदास पाई ने कहा कि केरल में सरकार ने इसे किसी अन्य मामले में अनुमति देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि किसी भी धार्मिक वस्त्र, चाहे वह हिजाब हो या फिर भगवा शॉल, स्कूलों में अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि स्कूल वह जगह है जहां सभी धर्मों के बच्चों को एक साथ सीखना चाहिए और इस भावना को आत्मसात करना चाहिए कि हम अलग नहीं हैं, सभी भारत माता के बच्चे हैं। कुछ हो रहा है, ये बदकिस्मती है जो बीजेपी ने इसको पूरे मुल्क के अंदर माहौल बना के रखा है, जिसमें वो एक ही किस्म की जबान, एक ही किस्म का लिबास, एक ही किस्म का मजहब चलाना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान है, यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास, अलग अलग जबानें हैं। उसी वजह से ये मुल्क जिंदा है। ये हिजाब पे इस तरह बैन लगा रहा, मैं समझती हूँ ये गलत है। माननीय उप सभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के एक जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। मेरी आवाज़ ही पहचान
बसंत पंचमी के बाद मां सरस्वती की विदाई के दिन आज देश की आंखों में आंसू हैं। मां सरस्वती की मानस पुत्री कही जाने वाली देश की स्वर कोकिला का कंठ आज खामोश हो गया है। सुबह सुबह जब ये खबर आई कि लता जी नहीं रहीं, तो हर किसी का गला रुंध गया, दिल भर आया, क्योंकि देश ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया था। देर शाम उनका अंतिम संस्कार हुआ। जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, वो तिरंगे में लिपटा हुआ था। लता दीदी को अंतिम विदाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने शिवाजी पार्क में लता जी के पार्थिव शरीर पर देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। यूं तबीयत मचल रही होगी, तुम चिता देख कर न घबराना, आत्मा घर बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी नम आंखों से। उसके बाद उन्होंने परिवार के लोगों से मिलकर ढांढस बंधाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ठाकरे परिवार से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि होने के बाद राजकीय सम्मान के तहत पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पार्थिव शरीर से तिरंगा हटाया गया और फिर उसे परिवार को सौंप दिया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को चिता पर लाया गया और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुखाग्नि की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बंदूकों से सलामी दी। कुछ ही देर में लता जी पंचतत्व में विलीन हो गईं। इससे पहले लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर पहले अस्पताल से उनके आवास प्रभु कुंज लाया गया। रास्ते के दोनों ओर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े थे। प्रभु कुंज में पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इनमें राजनेता, फिल्मी सितारे, खेल जगत, संगीत जगत और आम लोग थे। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता के साथ उनके घर पहुंचे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को घर से अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पार्क के लिए रवाना किया गया। पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए सेना के ट्रक का इस्तेमाल किया गया। सेना जिस ट्रक में उन्हें ले जा रही थी, उसे सफेद फूलों से सजाया गया था और पार्थिव शव को तिरंगे में लपेटा गया था। इस ट्रक पर लता मंगेशकर की एक बड़ी तस्वीर को लगाया गया, जिस पर लिखा था भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनकी बहन आशा भोसले और परिवार के अन्य सदस्य भी इसी वैन से घर से शिवाजी पार्क गए। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों का तांता लगा हुआ था। हर कोई स्वर कोकिला को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाह रहा था। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका है। 92 साल की स्वर कोकिला ने सुबह 8:12 पर मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 8 जनवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद शनिवार को उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया था। लता जी केवल एक गायिका नहीं, बल्कि सीमा पर तैनात जवानों को जंग जीतने के लिए उत्साहित करने वाली एक वीरांगना रही हैं। पुलवामा हमले के कुछ दिनों बाद 30 मार्च 2019 को देश की स्वर कोकिला की आवाज में देश के वीर जवानों के लिए गाए इस गीत को सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हो जाएंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। एक आवाज जो देश की पहचान थी, अब वो खामोश हो गई है। करीब 7 दशक के दौरान उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए।
7 दशक के अपने करियर में उन्होंने अनगिनत ऐसे गाने गाए जो आज भी लोगों के जहन में बैठे हैं और आने वाले पता नहीं कितने सालों तक ये आवाज देश दुनिया के कानों में गूंजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।